हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए। और इसमें हमारी बेसिक 4th सेमेस्टर की यूनिट 6 चल रही है, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया है, इसके प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई, कि कौन NMR एक्टिव है और कौन NMR इनएक्टिव है। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई। तो NMR एक्टिव केवल वही हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, जो कि रिजल्टेंट स्पिन शो करे या फिर जिनका स्पिन क्वांटम कुछ निकल के आए। अगर स्पिन क्वांटम 0 निकल के आता है तो वो हमारा न्यूक्लियाई, अगर जो स्पिन क्वांटम है वो 0 निकल के आता है तो जो हमारा न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, NMR एक्टिव। सॉरी, वापिस से देखो, जो हमारा क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारा निकल के आएगा वो अगर 0 आया, ठीक है, अगर स्पिन क्वांटम नंबर हमारा 0 निकल के आया तो वो क्या नहीं होगा, वो NMR एक्टिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, NMR एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, वो NMR एक्टिव नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होंगे और कौन से इनएक्टिव होंगे, इसको हम एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। क्या टेबल, एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ। यहाँ हमारे क्या होंगे, मास नंबर होंगे, और यहाँ हमारे होंगे एटॉमिक नंबर। यहाँ हमारे मास नंबर, यहाँ होंगे हमारे एटॉमिक नंबर, और यहाँ होंगे हमारे स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होंगे, यहाँ हमारे स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटम के मास नंबर, एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर से कि उनका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, उनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या निकल के आता है। और स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो एटम होगा या न्यूक्लियाई होगा वो इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा। ठीक है, किसके बेसिस पर कर सकते हैं हम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर कि उनका स्पिन क्वांटम निकल कर क्या आता है, और स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि हमारा NMR एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। एक बार इस टेबल में देखो आप, ये हमारा यहाँ जो हमारा, ये एक सेकंड ये और बना लेते हैं, जो हमारा मास नंबर है वो ओड होगा। अगर मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड और इवन, कुछ भी हो सकता है। क्या, ओड और इवन कुछ भी हो सकता है। और इनके स्पिन क्वांटम नंबर क्या निकल के आए, 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, अगर मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड या इवन कुछ भी हो सकता है, और इनके स्पिन क्वांटम नंबर ये हैं। अब सेकंड देखो, समझाऊंगी मैं, ये टेबल ऐसी बात नहीं है। अगर मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, ठीक है, और उनकी स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होगी, 0। अब इधर देखो, अगर मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, ओड, और इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1, 2, 3। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे समझो इसमें। तो इस टेबल में जैसे हम देख रहे हैं, अगर हमारा मास क्या है, ओड है, तो हमारा जो न्यूक्लियाई है वो कोई ना कोई क्या रिजल्टेंट स्पिन क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, जब हमारा मास क्या होगा, ओड होगा। एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, ओड या इवन।
ये कोई मैटर नहीं करता। और इधर देखो, अगर हमारा मास ओड है तो क्या होगा, वो हमारा न्यूक्लियाई कोई ना कोई रिजल्टेंट स्पिन शो करेगा, जैसे कि हाफ, 3/2, 5/2। तो क्या है, कोई रिजल्टेंट शो कर रहा है। तो ये क्या होंगे, तो अगर हमारा कोई ना कोई रिजल्टेंट स्पिन आ रहा है, कोई ना कोई रिजल्टेंट स्पिन आ रहा है, तो ये क्या होंगे, ठीक है। अगर हमारा रिजल्टेंट आ रहा है तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे एनएमआर एक्टिव, ठीक है। क्या होंगे ये हमारे एनएमआर एक्टिव। अब सेकंड देखो, अगर मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर इवन है तो यहाँ पर कभी भी कोई रिजल्टेंट स्पिन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, कोई रिजल्टेंट स्पिन नहीं आएगी, और आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये क्या होंगे हमारे एनएमआर इनएक्टिव। क्या होंगे हमारे एनएमआर इनएक्टिव। और इवन है मास नंबर और एटॉमिक नंबर ओड है, तो यहाँ भी कोई ना कोई रिजल्टेंट स्पिन निकल के आ रही है, 1 2 3 कुछ ना कुछ निकल के आ रही है। तो ये क्या होंगे हमारे एनएमआर एक्टिव, एनएमआर एक्टिव। तो क्या है इस टेबल में, हमें समझ में आ गया कौन एक्टिव होंगे, कौन इनएक्टिव होंगे। अगर हमारा मास नंबर ओड है, एटॉमिक नंबर ओड और इवन है, तो क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट शो करेगा ये हमारा न्यूक्लियाई। तो क्या होगा, ये एनएमआर एक्टिव होगा। जो भी कोई रिजल्ट शो करेगा हमारा ये न्यूक्लियाई, स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ भी रिजल्टेंट शो कर सकता है, हाफ, 3/25 ये शो करेगा। तो क्या होगा, ये हमारा एनएमआर एक्टिव होगा। अगर इवन है हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन है, तो क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियाई क्या करेगा, रिजल्ट 0, कुछ भी रिजल्टेंट शो नहीं करेगा। तो ये क्या होगा हमारा एनएमआर इनएक्टिव। और जो इवन है मास नंबर और एटॉमिक नंबर ओड है, तो ये भी क्या कर रहा है, रिजल्टेंट शो कर रहा है कोई ना कोई। तो ये क्या होगा, एनएमआर एक्टिव। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनएमआर एक्टिव क्या है और इनएक्टिव क्या है। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है न्यूक्लियाई लाइक, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल C612 8O16 16S32 विद I = 0, तो ये क्या होंगे, स्पिन इनएक्टिव, ठीक है। क्या होंगे ये, स्पिन इनएक्टिव। इसमें क्या है, दोनों इवन है, क्या है, दोनों इवन है ना, इवन नंबर है ना, 6 12 8 16 16 32, ये क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन है दोनों, मास नंबर भी और एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन। तो इनके आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर जब आई = 0 होगा तो क्या होगा, ये इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे, ये एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है। अब देखो, ये इजी लिख लो एग्जाम्पल, या EX लिख लो, जिसकी जो मर्जी वो लिख लो। अब ये देखो 1H1 C613 9F19, तो इसमें क्या हो गया, ऑड ऑड, इवन ऑड, ये क्या हो गया, ऑड ऑड। तो क्या हो जाएगा, ये कोई ना कोई क्या करेंगे, रिजल्टेंट शो करेंगे। क्या करेंगे, कोई ना कोई रिजल्टेंट शो करेंगे। जो भी रिजल्टेंट शो करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो ये क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर इनएक्टिव। तो क्या है ये हमारा एनएमआर इनएक्टिव और एक्टिव, इतना ही था। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल शिफ्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल शिफ्ट। अब हमारा इसी के अंदर टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। क्या है, केमिकल शिफ्ट। तो इसमें क्या है, सपोज हमारे पास एक सैंपल कंपाउंड है। क्या है हमारे पास, एक सैंपल कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल कंपाउंड है। जिस सैंपल कंपाउंड को हम एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए स्टडी कर रहे हैं,
तो जो NMR स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो रेंज होती है ये हमारे पास के रेडियो वेव्स रीजन की वेव्स होती है। तो इनकी रेंज कितनी होती है, जो रेडियो वेव्स होती है इनकी रेंज कितनी होती है, 4 से 900 मेगा हर्ट्ज में होती है। तो इसमें क्या है, सपोज हमारे पास एक सैंपल कंपाउंड है, जिस सैंपल कंपाउंड को हम NMR स्पेक्ट्रम के लिए क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किसके लिए, NMR स्पेक्ट्रम के लिए स्टडी कर रहे हैं। और जो NMR स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो रेंज होती है ये हमारे पास रेडियो वेव्स रीजन की वेव्स होती है। किसकी होती है, रेडियो वेव्स रीजन की वेव्स होती है। रेडियो वेव्स रीजन की रेंज होती है और इनकी रेंज कितनी होती है, इतने से इतने तक। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करता है। क्या करता है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करता है। यानी कि जब भी हम सैंपल कंपाउंड के ऊपर एक रेंज को अप्लाइड करते हैं तो ये अप्लाइड रेंज या तो अप्लाइड फील्ड कहलाती है या प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या करते हैं, इस रेंज को इस पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहलाती है, जब इसे हम सैंपल कंपाउंड पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं तो इसको क्या हम क्या नाम दे देते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या नाम हो जाएगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ही हम प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। क्या, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया हमें, जब हम क्या करते हैं, जो रेडियो वेव रीजन की वेव्स होती हैं ये क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करती है। यानी कि जब भी हम सैंपल कंपाउंड के ऊपर, जो हमारा ये सैंपल कंपाउंड है इसके ऊपर इस रेंज को अप्लाई करते हैं, ये वाली रेंज जो है ना, इस रेंज को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाइड रेंज या अप्लाई फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है ये रेंज हमारी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है या प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम इस मैग्नेटिक फील्ड को सैंपल कंपाउंड के ऊपर डालते हैं, जब हम कभी भी इस अप्लाइड फील्ड को, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, या तो अप्लाइड फील्ड भी बोल सकते हैं या प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, तो सैंपल कंपाउंड के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सैंपल कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सैंपल कंपाउंड में यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट की वजह से ऐसे मूवमेंट करता है ना, तो सर्कुलर मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, एक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्या बोलते हैं, वही जो सैंपल कंपाउंड है इसके ऊपर हमने कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी, अप्लाई कर दी, इसके ऊपर क्या कर दी, अप्लाई कर दी। तो जो सैंपल कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सैंपल कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मूवमेंट के कारण, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी ये जो जनरेट होने वाला फील्ड है ड्यू टू द, ये जो जनरेट होने वाला फील्ड है ये ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो फील्ड जनरेट हो रहा है, ड्यू टू द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड, इसका एक और नाम है क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यह ध्यान रखना, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, और जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो,
तो देखो जब भी हमारा जो सैंपल कंपाउंड है, ठीक है, वापस से सुन लो, जब भी हमारा जो सैंपल कंपाउंड है वो इस प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, इस प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, तो हमेशा एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। जब इसके इंटरेक्शन होगा इसका, तो क्या होगा? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। अब ये दोनों तरीके के मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब ये दोनों तरीके के जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन कौन से? प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके के हो गए, ठीक है। या इनको क्या बोल सकते हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या बोल सकते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ये और ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो और अब इंटरेक्शन में अगर हमारे पास एक सेम डायरेक्शन का, ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में या रिफोर्समेंट, जब ये दोनों क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, तो इनमें से एक सेम डायरेक्शन या हम कह सकते हैं रिफोर्समेंट नज़र आता है, या ऐसी कंडीशन होती है जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को अपोज करें, ठीक है। या तो एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, दो कंडीशन आ सकती है, या क्या कर सकते हैं? ये एक दूसरे को अपोज करें। क्या करें? अपोज, ठीक है। तो क्या होगा? वापस से और सुन लो, जो हमारे ये दोनों टाइप के क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हैं। क्या है? दोनों टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड हैं, आपस में इंटरेक्शन करेंगे अगर हमारे पास एक सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन होगी, या इसको रिफोर्समेंट भी कहते हैं, नज़र आता है, या एक दूसरी कंडीशन होती है, क्या एक तो एक डायरेक्शन में या रीइंफोर्समेंट नज़र आता है। एक तो कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करें? अपोज करें, एक दूसरे को अपोज करें। तो दो कंडीशन हो गई। तो इसको देखो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हमारा सेकेंडरी, ये हमारा क्या होगा? सेकेंडरी, अगर हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा? अपोज करेगा किसे? प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अगर एक कंडीशन हमारी क्या है? अगर हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी इसको यूज करने का काम करता है या उसको अपोज करने का काम करता है, तो इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? इस अपोजिशन को हम शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके? शिल्डिंग इफेक्ट। किसके नाम से भी जानते हैं हम? शिल्डिंग इफेक्ट। जब ये हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड किसको अपोज करेगा? प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस कंडीशन को, इस अपोजिशन को हम शिल्डिंग इफेक्ट पोजिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर हमारा ये प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन को क्या करे? फॉलो करे, और इसी डायरेक्शन को हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करें, यानी दोनों सेम डायरेक्शन को फॉलो करें, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन, तो वो भी सिमिलर ये वाला हमारा जो ये प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड जब हमारी इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और इसके साथ जो हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सिमिलर डायरेक्शन को फॉलो करे। मेन ये हमारे प्राइमरी मैग्नेटिक जो फील्ड है क्या करे? रिफोर्समेंट करने की क्या करे? कोशिश करे। क्या करने की कोशिश करे? रिफोर्समेंट करने की कोशिश करे। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है? डीशिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है? डीशिल्डिंग इफेक्ट। डीशिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इसको डीशिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो क्या हुआ हमारा? वापस से देख लो आप, जब हमारा पहले इसको
देखो दो तरीके के क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। कौन कौन से हमारे पास, दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड है। एक हमारा हुआ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और एक हुआ हमारे पास प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। दो तरीके मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं, अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो क्या होगा, दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अगर एक हो गया हमारा प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हो गया सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को अपोज करते हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट डेवलप होता है। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करें, रीइंफोर्समेंट करें, एक दूसरे को रीइंफोर्समेंट करें, रीइंफोर्स करें। ठीक है, अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करें, रीइंफोर्स करें, रीइंफोर्समेंट करते हैं तो एक डिशिल्डिंग इफेक्ट डेवलप होता है। क्या होता है, डिशिल्डिंग इफेक्ट डेवलप होता है। तो इस डिशिल्डिंग इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिशिल्डेड ऑफ प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। क्या, डिशिल्डेड प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, डिशिल्डेड प्रोटॉन, डिशिल्डेड प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, केमिकल शिफ्ट में हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता चल गया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चल गया, शिल्डेड इफेक्ट के बारे में पता चल गया और डिशिल्डिंग इफेक्ट के बारे में भी हमें पता चल गया। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस में है तो इनके बारे में हमें पता चल गया, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, इसी शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट के कारण, किसके, इस शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एनएमआर एब्जॉर्बेशन होता है, यहाँ लिख दूं, एक सेकेंड, क्या है, इसी शिल्डिंग और डिशिल्डिंग, क्या, इसी शिल्डिंग और डिशिल्डिंग की वजह से एनएमआर एब्जॉर्बेशन होता है। क्या होता है, एनएमआर एब्जॉर्बेशन। एनएमआर एब्जॉर्बेशन होता है। उस एनएमआर एब्जॉर्बेशन में क्या होता है, डिफरेंट काइंड और केमिकल शिफ्ट डेवलप होती है। क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल शिफ्ट क्या होती है, डेवलप्ड होती है। ठीक है, मीन इस शिल्डिंग व डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन, इसका नाम डिशिल्डेड, इसको हम डिशिल्डिंग इफेक्ट को डिशिल्डेड ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो क्या है, इस शिल्डेड व डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से हमारे एनएमआर सिग्नल्स जो होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, एनएमआर सिग्नल्स, जो हमारे एनएमआर सिग्नल्स जो होते हैं उनके जो एब्जॉर्बेशन रेंज जो है, क्या है, जो एनएमआर सिग्नल्स होते हैं उनकी जो एब्जॉर्बेशन रेंज है वो चेंज होती है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। और ऐसी शिफ्ट को जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे जो सिग्नल है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है प्राइमरी पोजीशन से ड्यू टू शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जो हमारा ये सिग्नल है ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है प्राइमरी पोजीशन से, किसके कारण, ड्यू टू शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट। तो ऐसी शिफ्ट को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। क्या कहते हैं ऐसी शिफ्ट को हम, केमिकल शिफ्ट। नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। ये इसमें क्या था, इसमें वापस से सुन लो, हमने क्या समझा, इसी जो ये शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट है, इसी शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एनएमआर एब्जॉर्बेशन होता है, उस एनएमआर एब्जॉर्बेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल शिफ्ट डेवलप होती है। क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल शिफ्ट डेवलप होती है। मीन इस शिल्डिंग व डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से हमारे एनएमआर सिग्नल्स जो होते हैं, सिग्नल्स होते हैं क्या, एनएमआर सिग्नल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ लेते। जो एनएमआर सिग्नल्स जो होते हैं उनके एब्जॉर्बेशन रेंज जो है वो क्या हो जाती है, चेंज होती है और अपनी एक्चुअल पोजीशन से, जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है, ठीक है। और ऐसी शिफ्ट को जिसमें हमारा क्या होता है,
जो हमारा सिग्नल है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। क्या करता है ये सिग्नल? अपनी पोजीशन को चेंज करता है प्राइमरी पोजीशन से चेंज करता है। किसके कारण? शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट के कारण। और इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? केमिकल शिफ्ट। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, ये केमिकल शिफ्ट पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा, जब हम पूरा टॉपिक देखेंगे तो ये हमारे आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। जो ये केमिकल शिफ्ट है इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक रेफरेंस कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ए रेफरेंस कंपाउंड, क्या? TMS। इसका यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए? केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए। अब ये TMS जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये देख लो। टेट्रा मिथाइल सीलेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी फुल फॉर्म हो गई। और जो इसका चेहरा, इसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है वो देख लो। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ठीक है, इसको ये किस में यूज होता है? केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। TMS का यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल सीलेन। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। और इस कंपाउंड की क्या खासियत होती है कि ये चारों टाइप ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चारों टाइप ऑफ प्रोटॉन या कह सकते हैं सेट ऑफ जो प्रोटॉन है ये सारे क्या होते हैं? इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इन सब के लिए केवल एक ही सिग्नल मिलता है। जो ये है इन सब के लिए क्या मिलता है? केवल एक ही सिग्नल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? इनके लिए केवल एक ही सिग्नल मिलता है। सिलिकॉन के साथ, ये देखो, सिलिकॉन के साथ 4 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन चारों का एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से हमें इन सभी प्रोटॉन्स के लिए केवल एक ही सिग्नल मिलता है। ठीक है, क्या है? इन चारों का जो एनवायरनमेंट है क्या है? सेम है। सेम होने की वजह से हमें इन सभी प्रोटॉन्स के लिए केवल क्या मिलता है? एक ही सिग्नल मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर। इसमें हमने क्या कहा? जो हमारा सिलिकॉन के साथ 4 डिफरेंट, ये 1 2 3 4 क्या जुड़ रहे हैं? मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन चारों का एनवायरनमेंट, इनका एनवायरनमेंट क्या सेम होने के कारण क्या होता है? इनका एक ही सिग्नल मिलता है। इसलिए इस कंपाउंड को हम एक रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा TMS कंपाउंड है, TMS कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको एक रेफरेंस की तरह क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो कंपाउंड है, जो नेचर में जो है हमारा कंपाउंड है, ठीक है, क्या है? इसको इसके एक तरह से यूजेज है कि हम TMS जो रेफरेंस किया गया, TMS ही क्यों यूज रेफरेंस किया गया इसके लिए, केमिकल शिफ्ट के लिए, और क्यों नहीं किया गया, और क्यों नहीं लिया गया यूज में? तो इसमें क्यों यूज में लिया गया? एक तो ये कारण है, ठीक है, इसलिए यूज में लिया गया। दूसरा रीजन क्या है इसमें? दूसरा रीजन क्या है? इस कंपाउंड को हम एक रेफरेंस कंपाउंड की तरह यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो कंपाउंड है वो नेचर में आइसोटोपिक भी होता है। क्या होता है? नेचर में आइसोटोपिक भी होता है। और क्या होता है? और क्या रखता है? लो मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है। क्या रखता है? लो मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है। केमिकल शिफ्ट के मेजरमेंट कैसे करते हैं? जो ये केमिकल शिफ्ट है इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? इसके लिए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल यूज करते हैं। 2 अलग तरह की क्या है? स्केल यूज करते हैं हम इसका मेजरमेंट करने के लिए। 2 टाइप की स्केल यूज करते हैं जब इसका मेजरमेंट करते हैं। तो वे स्केल कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है,
टू स्केल है, कौन कौन सी हैं? ये हो गई हमारी टू स्केल। पहली ये डेल्टा स्केल और दूसरी ये टॉ स्केल। इसके मेजरमेंट के लिए टॉ स्केल को यूज में लाया गया। पहली स्केल डेल्टा स्केल, दूसरी टॉ स्केल। ठीक है, और जो हमारी इसमें क्या है, इन दोनों ही स्केल में, ये जो दोनों स्केल हैं, इन दोनों ही स्केल में केवल और केवल TMS जो TMS है डिफरेंस का डिफरेंट होता है। यानी अगर हम अपने डेल्टा स्केल और टाउ स्केल, ये है डेल्टा स्केल और टाउ स्केल जो है, दोनों को क्या करें, एक साथ ड्रॉ करें। ठीक है, इन दोनों के एक साथ क्या करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखें। ये दोनों को हम एक साथ ड्रॉ करके देखें तो क्या होगा इसमें, और इसमें अपने टेट्रामिथाइल को ले, यानी TMS रेफरेंस को सिग्नल की बात करें। इसमें क्या है, हम TMS रेफरेंस के सिग्नल की बात करें तो TMS जो है डेल्टा स्केल है। TMS क्या है, डेल्टा स्केल है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे TMS रेफरेंस कंपाउंड, और इसके लिए भी। ठीक है, अब करके देखते हैं। ये जो डेल्टा स्केल है, ये डेल्टा जो स्केल है, इसमें हमें TMS का जो सिग्नल मिलता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, जो डेल्टा स्केल है उसमें जो हमारा TMS ऐसा है, जो TMS का सिग्नल मिलता है वो हमें किससे मिलता है, 0 पोजीशन पे मिलता है। और जो हमारा टॉ सिग्नल है, ये इस पे जो TMS का सिग्नल मिलता है वो मिलता है हमें 10 पोजीशन पे। ठीक है, किस पे मिलता है, ये 0 पे मिलता है, और वो किस पे मिलता है, 10 पोजीशन पे मिलता है। अब इसमें जो सिग्नल है, सॉरी ये स्केल है, डेल्टा स्केल और टॉ स्केल। तो इसमें जो है ये 10 से स्टार्ट है पोजीशन पे, तो इसमें इधर को इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। और इसकी 0 से इधर को क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, जैसे 10 है, डिक्रीज होगी तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी क्या वैल्यू इधर को डिक्रीज होती जाएगी, और इसकी क्या होती जाएगी, इधर को इंक्रीज। तो 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इधर को उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल है, क्या है, अलग अलग तरह की क्या है, स्केल हैं। तो ये जो है हमारी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल है। तो डेल्टा स्केल वो स्केल है जिसमें हमने TMS को क्या किया, 0 पर सेट किया, 0 पे तो सेट किया। और जो हमारा टॉ स्केल है, ठीक है, जो हमारा टॉ स्केल है उसमें हमने TMS को किस पे सेट किया, 10 पे। ठीक है, इसको 0 पे सेट किया, इस पे 10 पे, सॉरी इसको 0 पे सेट किया, उसको 10 पे। तो सपोज हमारे किसी रिफ्रेश कंपाउंड के लिए हमें जो सिग्नल मिला है, सपोज करो जो हमारा क्या है, रेफरेंस कंपाउंड के लिए। ठीक है, सपोज हमारे किसी रेफरेंस कंपाउंड के लिए हमें जो सिग्नल मिला डेल्टा स्केल पर, वो कितने पर मिला, 3 पर। यहाँ डेल्टा स्केल पे हमें क्या मिला, जो रेफरेंस कंपाउंड के लिए सिग्नल मिला वो 3 पे मिला। ठीक है, किस पे मिला, हमें 3 पर मिला। तो ये सेम कंपाउंड के लिए टाउ स्केल पर जो हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है, ये तो हमें 3 पे मिला, और यही सेम कंपाउंड के लिए जो हमें सिग्नल टाउ पे मिला वो किस पे मिलेगा, वो इस पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये। तो इसमें क्या है, हमारे किसी रेफरेंस कंपाउंड के लिए हमें जो सिग्नल मिला डेल्टा स्केल पर वो क्या मिला, 3 पर मिला। तो ये सेम कंपाउंड के लिए टाउ स्केल पर जो हमें सिग्नल मिलता है वो मिलता है हमें किस पर, यहाँ 7 पर। ठीक है, ये 3 पर और ये मिलेगा हमें 7 पर, कोई रेफरेंस कंपाउंड है। तो ये जो डिफरेंस है 2 सिग्नल के बीच में क्या है, ये जो है ये डिफरेंस है 2 सिग्नल के बीच में, ये दिख रहा है ना डिफरेंस, ये ठीक है, 2 सिग्नल के बीच में जो ये
डिफरेंस है, चाहे हम डेल्टा स्केल में मेजर कर ले, या चाहे हम डेल्टा स्केल में मेजर करें, चाहे हम टॉ स्केल में मेजर करें, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम क्या क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। ये क्या है, ये डिफरेंस जो है दोनों के बीच का, ये क्या हुआ हमारी केमिकल शिफ्ट, चाहे इसमें हो चाहे टॉ स्केल में हो, क्या है ये केमिकल शिफ्ट, जिसमें क्या है वैल्यू सेम होगी, चाहे वो डेल्टा स्केल हो चाहे टॉ स्केल हो, कोई सी भी स्केल हो, उसमें क्या होगी वैल्यू सेम होगी। आई होप आपको ये केमिकल शिफ्ट समझ में आया होगा कि क्या है। इसमें ये हमने डेल्टा स्केल ली, इसमें हमने टॉ स्केल ली, और इसकी पोजीशन हमने सेट करी 0 से, TMS पोजीशन जो 0 पर सेट करी डेल्टा स्केल की, और इसकी हमने करी 10 पर। तो इसके लिए एक रेफरेंस कंपाउंड लिया, सपोज करा कि 3 पर लिया, ठीक है, किस पे लिया 3 पे, तो यहाँ पर भी वो किस पे लिया जाएगा 7 पे, 1 2 3, तो ऐसे इस पे 1 2 3 ऐसे हिसाब देख के ये हमने इस पे ले लिया 3 पे, ठीक है। इसलिए ये सेम लिया, तो इनके बीच जो ये क्या है डिफरेंस है, सिग्नल्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ऐसे ही इसमें चाहे वो टॉ स्केल के बीच का डिफरेंस हो चाहे डेल्टा स्केल के, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल शिफ्ट के अफेक्टिंग फैक्टर्स, केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ 2-4 हमारी छोटी छोटी टर्म्स होगी जो हमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। मतलब अगली बार जब इसका लेक्चर स्टार्ट होगा वो लास्ट होगा यूनिट 6 का, फिर उसके बाद हमारी यूनिट 7 चल जाएगी, फिर हमारी यूनिट 8 बचेगी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।